हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 1 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द यूएन। सो यूएन चीफ जो है एंटोनियो ग्रूटस, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि यूक्रेन में जो वॉर चल रही है बाय रशिया, उसको अभी रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड अभी यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। एंड उस इमरजेंसी मीटिंग में क्रिटिसाइज किया जाएगा, कंडेम किया जाएगा जो रशिया ने स्टेप लिया अगेंस्ट द यूक्रेन। ओके। सो और बेलारस जो है, बेल बेलारस, बेसिकली देखा जाए तो बेलारस द नेबरिंग नेशन ऑफ रशिया एंड यूक्रेन बोथ। एंड बेलारस अभी रशिया का फेवर कर रहा है। और हुआ क्या कि जब रशियन प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग न्यूक्लियर मिसाइल ड्रिल स्टार्ट कर देंगे, अपने जो न्यूक्लियर ट्रेड्स हैं उसको थोड़ा सा बॉर्डर एरिया पे लगा देंगे, एलिवेशन पे लगा देंगे, और वो बेलारस के बॉर्डर पे भी लेके आ गया। सो बेलारस की बात की जाए तो बेलारस जो है ना, वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है ना। लेकिन बेलारस के प्रेसिडेंट ने अपनी कंट्री से नॉन न्यूक्लियर स्टेटस जो है वो हटा दिया है, क्योंकि अब बेलारस के बॉर्डर पर न्यूक्लियर मिसाइल्स लगी हुई हैं, न्यूक्लियर स्ट्रेट्स लगे हुए हैं। मूविंग फर्दर, सो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फिर से रेजोल्यूशन पास किया जाएगा अबाउट द कंडेमनिंग द स्टेप टेकन बाय द रशिया ऑफ वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो चांसेस हैं कि इंडिया इस में भी एब्सेंट रहे, क्योंकि हमने कल पढ़ा भी था एडिटोरियल में कि इंडिया को कितनी ज्यादा जरूरत है रशिया की फॉर कॉन्टिनेंट्स के इंटीग्रिटी के लिए, कॉन्टिनेंट्स में पीस लाने के लिए, क्योंकि इंडिया तीन तरफ से घिरा हुआ है। तीन तरफ से मतलब पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है और चाइना भी है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक ऐसा साउथ या सेंट्रल एशिया में कोई ऐसा नेशन चाहिए जो इन सबको रोक सके और इंडिया की कहीं ना कहीं हेल्प कर सके। सो दैट इज रशिया। एंड रशिया हमारे डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है रशिया। और देखा जाए तो रशिया हमारे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऑयल खरीद सकते हैं कभी भी, एक हमारे पास एक ऑप्शन है। एंड हमने ऑयल खरीदा भी, अभी जैसी वॉर स्टार्ट होने वाली थी हमने ऑयल खरीद लिया क्योंकि सस्ता मिल रहा था। ओके। सो या, रशिया इन इन तरीकों से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएसए पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये ट्रुथ है। एंड अगर कभी कुछ ऐसी मिस हैपनिंग होती है इंडिया के साथ, वॉर वॉर वाली सिचुएशन आती है या कोई भी हमारे ऊपर अटैक करता है, सो रशिया विल हेल्प अस, ये क्लियर है, क्योंकि पास्ट में भी उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 4 मिनिस्टर्स को भेजा है ऑन दी रोमेनियन एंड पोलैंड बॉर्डर्स पर। एंड इट्स अबाउट के जितने भी इंडियंस बचे हुए हैं उनको इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम्स ना हो। हुआ क्या, क्योंकि जब रोमेनियन बॉर्डर पर इंडियंस पहुंचे अपने फ्लैग के साथ, तो यूक्रेनियन सोल्जर्स ने उनको भगाना स्टार्ट कर दिया, उनके ऊपर उनको मारा, उनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया कि भैया आप जाओ यहाँ से, आप पोलैंड में एंटर नहीं कर सकते। इसी चीज को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने 4 मिनिस्टर्स को भेजा कि भाई एमिकेबली जो आप वहाँ के अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में बात करिए और उनको एंटर करने दीजिए, इंडियंस को एंटर करने दीजिए, जिसके चलते हम इवैक्यूएट कर सकें इन अकॉर्डिंग टू दी ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जरूर नाम याद रखना। मूविंग फर्दर, सो बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक इन द ऑयल, हमारा जो जीडीपी एस्टिमेशन वाली जो अथॉरिटी है, जिसको बेसिकली बोला जाता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उसने बोला है कि इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी, जीडीपी ग्रोथ रहेगी फॉर द ईयर 2021-2022, वो 8.9% रहेगी। और जब बजट की बात करें तो बजट में इट वाज व्हाट, इट वॉज 9.2%। अब ये हुआ क्यों, इसका रीजन यही है कि ऑयल के प्राइसेस हाइक हुए हैं। हाँ, एनएसओ ने एक चीज और बताई है, उन्होंने ये चीज जरूर बोली है कि हाँ, जो सेगमेंट्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे पैंडेमिक के समय, लाइक आपका होटल इंडस्ट्रीज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग, वो सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो अब ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे आफ्टर द पैंडेमिक। और ये भी बताया गया कि 2020-2021 में
जो इंडिया की जीडीपी है वो 6.6% से गिर गई थी, श्रंक हो गई थी। मूविंग फर्दर, सो इंडिया में एक अथॉरिटी है जो कि हमारे आधार नंबर हो गए और हमारे एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर देता है, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसने सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन गई थी, उन्होंने बोला था कि आप सेक्स वर्कर्स को अब नहीं पता लगाया जा सकता, क्योंकि सेक्स वर्कर्स का कोई प्लेस ऑफ रेसिडेंट नहीं होता, होता भी है तो वो बताने में झिझकती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, बिकॉज दैट्स नॉट अ गुड प्रोफेशन जो पब्लिकली आप पब्लिक कर सको। सो बिकॉज ऑफ दैट सेक्स वर्कर्स का आधार कार्ड नहीं था, जो आधार कार्ड नहीं था तो उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, और पैंडेमिक के समय में बहुत इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है सेक्स वर्कर्स का, वो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक वो नहीं चला। लॉकडाउन लगा हुआ था, फिजिकल कांटेक्ट में आना भी एक तरीके से डेंजरस था, हार्मफुल था, डेडली था। सो बहुत इंपैक्ट पड़ा सेक्स वर्कर्स के ऊपर। बहुत सारी पिटीशन गई सेक्स वर्कर्स की लाइवलीहुड को लेकर, और एक क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या आर्टिकल 21 सेक्स वर्कर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता? तो उसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यही क्वेश्चन पूछा कि भाई सेक्स वर्कर्स के पास अगर वो प्लेस ऑफ रेसिडेंट या प्लेस ऑफ डोमिसाइल नहीं बताती हैं, तो क्या हम उनको आधार कार्ड इशू नहीं कर सकते? इस चीज को लेकर UIDAI ने क्लैरिफिकेशन दे दी है, और उन्होंने बोल दिया है कि हम लोग उनको आधार कार्ड दे देंगे, प्रोवाइडेड दैट अगर वो लोग सर्टिफिकेट इशू करवा लें फ्रॉम दी स्टेट के हेल्थ ऑफिशियल से, गजेस्टेड हेल्थ ऑफिशियल से। सिंपल सी बात, बस ये काम करवा लो आप और हम आपको आधार कार्ड इशू करवा देंगे। ओके, ये चीज बताएगी। मूविंग फर्दर, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की सेकंड रिपोर्ट आई है ना, इन दिस फिजिकल ईयर, एंड उसमें यही बताया गया कि अगर सारे स्टेट्स ने अपने इमिशंस को कंट्रोल नहीं किया तो बहुत ज्यादा क्लाइमेट हजार्ड्स हो सकते हैं। तो अभी जैसे कि फ्लैश फ्लड हो गया उत्तराखंड में, आपका 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 जो टेराइन्स में जो क्या बोलते हैं उसको, जैसा फॉर आई जस्ट फॉरगॉट द ज्योग्राफिकल टर्म राइट नाउ, दैट्स अबाउट द लैंड स्लाइडिंग हो जाना, है ना। तो ये सारे इंसिडेंट्स होते रहेंगे अगर सारे स्टेट्स ने अपने इमिशंस को कंट्रोल नहीं किया, और जिस हिसाब से स्टेट इमिशन इमिट कर रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस, उस हिसाब से तो देखा जाए तो हमने जो लिमिटेशन लगा के रखी थी 1.5 डिग्री सेल्सियस, उसको भी एक्सीड कर जाएगा, जिसके चलते जो क्लाइमेट हजार्ड्स हैं और ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। ये चीज यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ने बोला है। ओके, एक तरीके से इस रिपोर्ट ने वार्निंग साइन दिया है कि भैया सुधर जाइए, अगर आपने और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैसेस जो हमारे क्लाइमेट पे नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं, अगर आपने और ज्यादा किया तो ये फ्यूचर और नियर फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है। एक होता है फ्यूचर सस्टेनेबल गोल्स सस्टेनेबिलिटी के लिए, एक होता है नियर फ्यूचर, मतलब आप भी देखोगे उसको, आप ही उसको झेलोगे, वो भी अफेक्ट हो जाएगा। हम लोग सिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो सिटी की न्यूज हमें नहीं पढ़नी है, सो विल मूव टू दी स्टेट पेज। महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोसरिया ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि छत्रपति शिवाजी जो है ना, वो समर्थ रामदास के चेले थे, है ना, और समर्थ रामदास के गुरु थे। सिंपल सी बात बोली थी कि सेंट जो समर्थ रामदास है वो उनके गुरु थे छत्रपति शिवाजी के। अब ये बात जो छत्रपति शिवाजी के डिसेंडेंट्स हैं उनको बुरी लग गई, है ना। और वो डिसेंडेंट कौन है? उदय राज भोसले, जो कि अभी करंट में बीजेपी के हैं, बल्कि बीजेपी के एमपी हैं। उनका यही राज्यसभा के एमपी है, उनका यही कहना है कि अभी भगत सिंह कोश्यारी को अपोलोजाइज करना चाहिए फॉर दिस स्टेटमेंट, क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। एंड ये स्टेटमेंट बोलकर आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की एक तरीके से उनकी डिग्निटी को हार्म पहुंचाया है। मूविंग फर्दर, तेलंगाना में एक स्कीम चलती है जिसका नाम है आचरा स्कीम। अब आचरा स्कीम की हम बात करें तो आचरा स्कीम का मतलब है जो कि केसीआर ने लॉन्च किया था। केसीआर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, उन्होंने लॉन्च करी थी। एंड
इसमें उन्होंने बोला था कि पेंशन दी जाएगी टू दी विडोज, टू दी एड्स पेशेंट्स, टू दी बीडी वर्कर्स, टू दी विमेन जिनको जिनकी जिनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, अब 60 एज है, और टू दी विमेन जिनको एलिफेंटीज है। एलिफेंटीज मतलब ऐसी डिसीज जिसमें आप फूल जाते हो, आप कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए एक पेंशन स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम था आश्रा स्कीम। एंड ये बताया गया कि आश्रा स्कीम के तहत 3 साल से गवर्नमेंट ने पैसा नहीं देना स्टार्ट किया, पैसा ही नहीं दिया 3 साल से। अभी भी ये डोरमेंट पड़ी हुई है ये स्कीम, और जो बेनिफिशियरीज हैं वो बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिल ही नहीं रहा। और ये बताया गया कि अराउंड अराउंड इस स्कीम के अंडर 11 लाख एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं। मूविंग फर्दर on the state page again. So what happened? So Mumbai police commissioner change हो गए, तो संजय पांडे, the IPS of Maharashtra cadre and alumni of IIT Kanpur, has been appointed as a new Mumbai police commissioner, and he will overtake हेमंत नागरेल, जो कि 2021 में अपॉइंट हुए थे, 1 साल पहले अपॉइंट हुए थे 17 मार्च। ओके, और देखा जाए तो अब जो हेमंत नागरेल है वो अब मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के। मूविंग फर्दर अगेन ऑन दी स्टेट न्यूज, इस पेज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो, बस ये थोड़ी सी है, ये थोड़ी सी भी नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा हिजाब के रो में थोड़ा सा एडवांसमेंट है। इट्स अबाउट के उडीपी की गर्ल्स ने, अच्छा ये जो हिजाब वाला रो है ना, ये उडीपी से ही है, उडीपी से ये एग्जेजरेट हुआ है, क्योंकि उडीपी के स्कूल्स में, आपके डिग्री कॉलेजेस में एक लड़की को रोका गया था कि आप हिजाब पहन के नहीं आओगे, अगर आप आओगे तो क्लासरूम अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस चीज को लेकर फिर ये एक तरीके से कंट्रोवर्शियल और स्टेप ले लिया था, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। फिर न्यूज चैनल तो है ही, न्यूज़पेपर्स तो है ही, न्यूज चैनल्स भी हैं, उन्होंने इस इशू को इतना बड़ा इशू बना दिया कि एक नेशनल इशू ना होते हुए नेशनल इशू बन गया, एक एक ऐसा इशू जो कम्युनलाइज कर सकता है। एंड फिर वही बताया गया आगे कि ओडीपी की गर्ल्स हिजाब पहन के गई थी प्रैक्टिकल एग्जाम देने इन दी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, लेकिन प्री यूनिवर्सिटी स्कूल्स या कॉलेजेस बोल सकते हो, मतलब 11th-12th के क्लास में, लेकिन उनको मना कर दिया गया कि आप हिजाब पहन के अगर प्रैक्टिकल एग्जाम देने आओगे, यू आर नॉट बी अलाउड टू गिव दी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। मूविंग फर्दर ऑन दी एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन, काउंटिंग द कॉस्ट, इसको अपन पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। तो ये बताया जा रहा है कि रशिया के ऊपर क्या क्या सैंक्शंस लग गए अब, है ना। सेकेंड वन, ये हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना सा ही पढ़ना है, द ब्रिक्स दिल्ली रेजोल्यूशन। इधर जो सुब्रमण्यम स्वामी है ना, इन्होंने यहाँ पर रशिया की बुराई करी है, ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे। देन द थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ स्टडीज न्यूज़पेपर इज अबाउट द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ये थोड़ा सा अलग एडिटोरियल है। सिल्वर लाइन हमने बहुत पढ़ा है, हमने उसका क्रिटिसिज्म भी सुना है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट खराब है, नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो टाइम है वो टाइम में कंप्लीट ही हो ही नहीं सकता। अगर हमने एक पढ़ा भी था, हमने एक न्यूज़ पढ़ी भी थी, अगर आपको याद होगा, जिस हिसाब से अगर मेट्रो बन रही, जिस हिसाब से अगर दिल्ली मेट्रो बनी है, उस हिसाब से अगर सिविल लाइन प्रोजेक्ट काम भी करे उसी स्पीड से, तो 2060 तक कंप्लीट होगा, 35 ईयर्स लग जाएंगे, है ना। और फिर ये भी बताया कि भाई सिविल लाइन प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इट्स सेमी स्पीड, है ना, और ऑलरेडी ट्रेन चलती हैं, तो जो आम जनता है उनको फायदा नहीं पहुंचेगा। लेकिन उस चीज को यहां पर ऑथर ने काउंटर किया, यहां पर ऑथर ने बेनिफिट गिनाए हैं सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के। उन्होंने बोला कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कोई वेन प्रोजेक्ट नहीं है, वेन मतलब कुछ ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो जो जिसका कुछ फायदा ना हो, इसके फायदे होंगे, ये ऑथर ने गिनाए हैं इस, और उन फायदों को अपन पढ़ेंगे, क्योंकि हमें दोनों चीज काम आएगी। हमें ये तो पता है ना कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्यों पास नहीं होना चाहिए, बट वी शुड ऑल्सो नो कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट पास क्यों होना चाहिए। ओके, चलो, let's read the first editorial, and that's about the counting the cost, and it's about के सैटरडे को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके एंड यूरोपियन अलाइज ने, इंक्लूडिंग फ्रांस और जर्मनी, इन लोगों ने बोला था कि हम लोग रिस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक मेजर्स इंपोज करेंगे रशिया के ऊपर, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये जब सैंक्शंस लगाना स्टार्ट किए, तो ऊपर से स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम पर भी रशिया के बैंक्स के ऊपर क्या लग गया,
एक तरीके से सैंक्शन लग गया, और सैंक्शन लग गया जिससे रशिया का कंप्लीटली इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीटली रुक गया। ओके, सो अब इससे देखा जाए, इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, रशिया इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं अगर ऐसे सैंक्शंस लगा दिया जाए रशिया के ऊपर। फिर ये भी बताया गया कि भाई रशियन सेंट्रल बैंक की जो एबिलिटी है कि वो एक्सेस कर सकता है $630 बिलियन एज एन फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज, उस पर भी उन्होंने बैन लगा दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि भाई रशियन सेंट्रल बैंक बेसिकली एक्सेस नहीं कर सकता ऑफ $630 बिलियन का। तो ये सेंक्शंस लगा रहे हैं जिससे रशिया के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता जा रहा है, और जो दिख भी रहा है, बताया गया कि जो करेंसी है रशिया की रूबल, वो 30 टाइम्स लो हो गई। मतलब अगर हम आज के समय पे देखें तो रूबल का प्राइस 105 रुपीज है, 105 रूबल है, कंपैरिजन टू $1। अब देखो, जब आपकी करेंसी गिरती है ना तो उसका नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि आप जब आपको पेमेंट करना होता है, जैसे आप इंटरनेशनल पेमेंट कर रहे हो, जैसे कि मान के चलो आप इंडिया इंडिया के साथ पेमेंट कर रहे हो, तो इंडिया को आप डॉलर में पे करोगे, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा इंडिया में वर्ल्ड में देखा जाए ट्रेड होता है ना, तो ट्रेड में जो पैसा यूज किया जाता है, करेंसी यूज की जाती है, या तो पाउंड की जाती है या डॉलर यूज की जाती है। तो सबसे ज्यादा डॉलर यूज करते हैं मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज। तो यही बताया जाता है कि भाई अगर आप डॉलर, आपकी जो करेंसी है वो गिर रही है, तो मतलब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। पहले आपको 70 रुपए देने पड़ते थे एक डॉलर के, अब आपको 105 रुपए देने पड़ेंगे। तो इकोनॉमिक बर्डन आया, है ना, ये चीज बताया गया। फिर ये भी बताया गया कि एशियन ट्रेडिंग में अराउंड 26% का लो आया, वीकेंड हुआ, ये भी बताया गया। ओके, सो और इस चीज को कवर अप करने के लिए रशिया ने क्या किया, रशिया ने अपने इंटरेस्ट रेट को 20% से इंक्रीज कर दिया, है ना। अब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दे, मतलब इसका मतलब नहीं है कि पैसा आपने सेव किया है जो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं, उसका मतलब ये है कि भाई अगर आपको लोन चाहिए तो आपको 20% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ये चीज बताई गई, और कंप्लीट कंट्रोल रख लिया उन्होंने कैपिटल फ्लो पे। उन्होंने मतलब कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इंटरनेशनल इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस पर रशिया का रिस्ट्रिक्शन है, आप ऐसे नहीं कर सकते। रशिया पहले देखेगा, तब जाके आप इंटरनेशनली ट्रेड कर सकते हो, इंटरनेशनल इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कैपिटल फ्लो पे भी अब गवर्नमेंट ने कंट्रोल रख लिया है। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि देखो, ये चीज ज्यादा ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकती, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज डिपेंडेंट है रशिया के ऑयल एंड गैस पर, है ना। और रशिया ऑयल एंड गैस जो है बहुत कंट्रीब्यूट करता है करेक्ट रशिया के अकाउंट में, रशिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत करता है, और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का वो। और अगर जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई ना, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 के ऊपर निकल गए। और आगे बताया भी गया कि वर्ल्ड की जो यूरोपियन इकोनॉमीज कंट्रीज हैं वो डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। तो इसी चीज को लेकर ऑथर ने बोला है कि ये चीज ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकती, क्योंकि यूरोप में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगे, यूरोप में भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और यूरोप में भी एक तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा अगर रशिया पे आप ज्यादा समय तक सैंक्शंस लगा के रखते हो तो। मूविंग फॉरदर, सो यहाँ पर ऑथर ने एक चीज बोली है, सुब्रमण्यम स्वामी ने, थोड़ा कंट्रोवर्शियल मैन है ये, कंट्रोवर्शियल फिगर रखते हैं अपना ये, लेकिन कभी कभी सही बात भी करते हैं तो उनका कहना है, उन्होंने बताया कि देखो, ब्रिक्स की हम बात करें तो ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, है ना, ये 5 नेशंस का ग्रुप बना हुआ है, एंड ये ब्रिक्स सक्सेसफुल भी है। लेकिन यहाँ पर ऑथर ने बोला कि न्यू दिल्ली ब्रिक्स में एक रेजोल्यूशन हुआ था, एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था बाय ऑल दी 5 मेंबर्स, और उसमें यह बोला गया था कि सारे के सारे डिस्प्यूट जो है, मतलब पांचों के पांचों नेशन जो हैं, वो सारे के सारे डिस्प्यूट, चाहे नेबर वाले हों चाहे कैसे भी वाले डिस्प्यूट्स हों, वो पीसफुल मीन से रिजॉल्व करेंगे, और अपनी फोर्स का यूज नहीं करेंगे किसी भी कंट्री के अगेंस्ट। लेकिन रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया, जिससे जो ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है वो वायलेट होता है। तो ऑथर का यही कहना है कि ब्रिक्स अब सक्सेसफुल नहीं रहा, ब्रिक्स अब एक डोरमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन के रह जाएगा। उसका रीजन ये है, क्योंकि देखो इंडिया और चाइना एक दूसरे पे लड़ रहे हैं, ऊपर से अब रशिया ने भी डिक्लेरेशन को मानना मना कर दिया। तो इससे यह पता लगता है कि ब्रिक्स जो है वो अब खत्म होने वाला है, और ऑथर ने फिर यही बताया गया, और सुब्रमण्यम स्वामी का यही कहना है कि इंडिया को ब्रिक्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, और हो सके तो ब्रिक्स से बाहर निकलना चाहिए। ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली है। Moving further, now the most important editorial of today's newspaper.
एंड दैट्स अबाउट द सिल्वर लाइन इज नॉट अ वैनिटी प्रोजेक्ट। ये है क्या? देखो, यहाँ पर ऑथर ने बोला, सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने बताया कि सिविल लाइन प्रोजेक्ट है क्या। तो सिविल लाइन प्रोजेक्ट इज अ सेमी हाई स्पीड रेलवे इन द स्टेट ऑफ केरला, जो कि आपके केरला की कैपिटल त्रिवेंद्रपुरम को नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कासरगोड से ज्वाइन करेगा, जो कि 530 किलोमीटर है, और वो डिस्टेंस को कवर करेगा इन लेस देन 4 आवर्स। और करेंटली इट टेक्स अराउंड 12 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम कासरगोड टू त्रिवेंद्रम, और उसको 4 आवर्स में ये चीज कंप्लीट कर देगा। ये अभी हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन जो बन रही है। अब यहां पर ऑथर ने बोला कि देखो, जब हम जापान की बात करें तो जापान इज समथिंग अबाउट कि वहां पर हम लोग एक तरीके से सब लोग जापान एक एग्जाम्पल बन चुका है हाई स्पीड ट्रेन को लेकर। तो जापान ने जब 1950s में जब अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हाई स्पीड ट्रेन को लेकर, शिनकानसेन, तो उस चीज को भी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला इस चीज की जरूरत है नहीं और पैसा बर्बाद हो जाएगा। फिर फाइनली जब 1964 में इनॉग्रेट किया गया हाई स्पीड रेलवे लाइंस को, हाई स्पीड रेलवेज को, तब जाके पता लगा कि कितने इकोनॉमिक बेनिफिट हुए। पहले कितना क्रिटिसिज्म हुआ था हाई स्पीड रेलवे का, लेकिन जब जापान में चालू हुआ तब जाके पता लगा कि हाँ भाई, कितना इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ है जापान को इस चीज से। फिर ऑथर ने यही बोला है कि हमें केरला की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना है। अब कैसे? ऑथर ने फिर बताया कि देखो, केरला ना बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत ऊपर है, इवन कंट्री के सारे स्टेट से ऊपर है भी, और बल्कि एशिया में बहुत सारे नेशन से भी ऊपर है। लाइक आपका एजुकेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, है ना। तो एक तरीके से वो बहुत बहुत स्ट्रांग स्टेट है इन सब सेक्टर्स में। लेकिन पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में केरला का बहुत लो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिसर्च में, आपकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में। और केरला ना बहुत ज्यादा अपनी स्किल को एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि देखा जाए तो अराउंड 1.5 million पीपल इन केरला आर एम्प्लॉयड इन आउटसाइड केरला in the high skill jobs like nurses, engineers, teachers, media professionals। तो ऐसा क्यों है? उसका मेन रीजन ये है कि केरला में कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तो उस पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप के लिए एक ही तरीका है जो हम कर रहे हैं, है ना। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करो, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करो, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। हमारे यहाँ हम लोग क्या मानते हैं कि टूरिज्म पे हम लोग डिपेंड रहते हैं और आईटी पे डिपेंड रहते हैं। अब हमें सिर्फ उन दोनों पे डिपेंड नहीं रहना है। हमारे हेल्थ केयर में ही पोटेंशियल है, हमारे लाइफ साइंस में पोटेंशियल है, हमारे बायोटेक में पोटेंशियल है, हमारे मीडिया और एनिमेशन में पोटेंशियल है, हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में पोटेंशियल है, हमारे आर्टिफिशियल में पोटेंशियल है। तो हमें उन पर भी इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली है। और ऑथर ने बताया कि आफ्टर दी पैंडमिक अब जो कॉर्पोरेट्स है ना, वो उस एनवायरनमेंट में जाना चाहते हैं जहां थोड़ा सा ग्रीनरी हो, जहां थोड़ा सा क्लाइमेट का नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, पोल्यूशन कम हो। और केरला वो एक यूनिक एडवांटेज देता है, क्योंकि केरला इज ग्रीन और केरला को हम डेवलप कर सकते हैं। ये चीज बताया ऑथर ने। फिर आगे ऑथर ने बताया डिस्पर्सिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उन्होंने यही बोला है कि अभी जो प्रपोज्ड हाई स्पीड रेलवे है वो अभी कवर करेगी अराउंड केरला के 14 डिस्ट्रिक्ट में से 11 डिस्ट्रिक्ट्स को। तो देखा जाए तो कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। 14 डिस्ट्रिक्ट में से 11 डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर अप करने वाली है ना। और देखा जाए, ऑथर ने फिर यही बताया कि जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन है और आपकी लंदन की अंडरग्राउंड रेलवेज है, उन्होंने कितना इकोनॉमिक ग्रोथ किया, तो वैसे ही केरला के इकोनॉमी में ये भी बहुत कंट्रीब्यूशन करेगा, सेमी हाई स्पीड ट्रेन। ये चीज उन्होंने बताया, एग्जाम्पल से बताया कि जैसे आप मुंबई की लोकल ट्रेन है और आपकी लंदन की अंडरग्राउंड रेलवेज हैं, जैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं रिस्पेक्टिव इकोनॉमीज में, तो केरला की जो रेलवे लाइंस है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। फिर ऑथर ने ये भी क्वेश्चन बताया कि देखो, एक रीजन ये भी है, इसी के चलते हमने हाई स्पीड रेलवे नहीं बनाया, है ना, सेमी हाई स्पीड ही बना के रखा है सिल्वर लाइन को। रीजन उसका यही है, क्योंकि देखो हाई स्पीड बनाएंगे तो कॉस्ट ज्यादा होगी, तो उस कॉस्ट को कट करने के लिए सेमी हाई स्पीड बनाया कि भाई आम जनता भी चढ़ सके। और अगर हम हाई स्पीड बनाते हैं तो आप हाई स्पीड जब बनाते हो ना, तो आप उसको हर 50 किलोमीटर रोक नहीं सकते, लेकिन सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट में जो ट्रेन है वो हर 50 किलोमीटर पर रुकेंगी, है ना। तो क्योंकि भाई स्पीड गेन अप करना पड़ेगा, हर 50 किलोमीटर पे अगर ट्रेन को रोका जाएगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है वो हाई स्पीड चले। इसी के चलते जो 320 किलोमीटर पर आवर हाई स्पीड लाइन है, उस पर हम लोग 2 किलोमीटर पर आवर सेमी हाई स्पीड पे ट्रेन को चलाएंगे इन दी सिविल लाइन प्रोजेक्ट। ओके।
फिर आगे ऑथर ने बोला कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये है कि इन्वायरमेंट पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। इस चीज को बहुत ऑथर ने बहुत सही तरीके से आंसर किया है। मैं बोला इन्वायरमेंट बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन ऑथर ने फिर एक चीज बताई कि देखो, अगर हम इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाते हैं, मान के चलो, तो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो और ज्यादा पोल्यूशन इमिट होगा, कार्बन इमिशन होगा, क्योंकि एक आदमी एक ही बाइक यूज करेगा, या दो आदमी एक बाइक यूज करेंगे, चार लोग एक कार यूज करेंगे। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स एक ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर सकते हैं। तो कितना आपका इमिशन और पोल्यूशन रुकने वाला है। फिर ऑथर ने बताया कि देखो, अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बनता है तो आपको हाईवेज बनाने पड़ेंगे, और हाईवेज बनाने के लिए आपको चाहिए जमीन, और केरला अफोर्ड नहीं है, केरला के पास जमीन ही नहीं है रोड नेटवर्क बनाने के लिए, है ना। इतनी जमीन मिल ही नहीं सकती। और अगर कंपेयर किया जाए 6 लाइन हाईवे से, तो उससे आधी जमीन चाहिए होती है रेलवे लाइन को बिछाने के लिए। ये चीज बताएगी। फिर लोगों का ये कहना है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कि भाई इतना पैसा लाओगे कहां से। ऑथर ने फिर यही बताया कि देखा जाए तो रेलवे प्रोजेक्ट, इसका इसका बजट क्या है, उन्होंने बोला 64,000 करोड़। तो उन्होंने बोला कि देखा जाए तो ये केरला की 7.5% है एनुअल इनकम का। इतना तो खर्च कर सकते हैं, इतना डेट भी नहीं आएगा केरला के ऊपर। सिर्फ 7.5% है केरला की इनकम का। फिर आगे ऑथर ने फिर और भी चीजें बताई हैं। आगे ऑथर ने फिर यही बोला है कि देखा जाए तो हाई स्पीड, लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस कंस्ट्रक्शन के बनने से हो सकता है कि एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा हो, क्योंकि केरला में अर्थक्वेक ज़्यादा होते हैं। तो ऑथर ने फिर यही बोला है कि ऐसे तो फिर जापान तो और ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो वहाँ इतने ज़्यादा फेटल एक्सीडेंट्स क्यों नहीं हुए। और हमने देखा है कि लास्ट 60 सालों में ऐसे कोई फेटल मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये चीज़ बताएगा। फिर ऑथर ने फिर यही चीज़ आगे बताई है कि सिविल लाइन प्रोजेक्ट्स के बेनिफिट ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू दी उसके जो क्रिटिसिज्म बताए जा रहे हैं। मूविंग फर्दर, सो इंडिया अपनी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजेगा यूक्रेन में, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है। एंड और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का मतलब ये है कि इंडिया के जो नेबरहुड में, जो जैसे पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं अगर यूक्रेन में फंसे हुए हैं, बांग्लादेश हुआ, वहाँ के सिटीजन्स अगर यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो उनको भी एवैक्यूएट करेगा इंडिया। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर का यूज कर रहा है। मूविंग फर्दर, सो वही चीज बताई गई कि 4 मिनिस्टर्स को भेजा गया कि कोऑर्डिनेटली और इजीली इवैक्यूएट किया जा सके इंडियंस को फ्रॉम द यूक्रेन, है ना। कौन है वो 4? आपके वीके सिंह, फॉर्मर आर्मी जनरल, हरदीप सिंह पुरी, आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया, एंड देर इज वन मोर, शायद पीयूष गोयल है। ओके, मूविंग फर्दर, सो यहां पर ऑथर ने बोला है, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हर्ष श्रिंगला, उन्होंने बताया कि देखो, बहुत सारे इंडियंस ना बिकॉज ऑफ द पैनिक अपना पासपोर्ट ही भूल के आ गए जहां वो रहते थे। तो अब उनके बिना पासपोर्ट का ट्रैवल कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी जो मिनिस्ट्री है, हमारी गवर्नमेंट जो है, वो आपको एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट इशू करेगी, एंड टेम्परेरी सर्टिफिकेट विल एक्ट एज अ टेम्परेरी पासपोर्ट, है ना। ये चीज उन्होंने बोली है। मूविंग फर्दर, ये पूरा इलेक्शन से भरा हुआ है, नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, स्किप करो। ऑन दी नेशनल न्यूज अगेन, सो यूएस के कमांडर ने अभी, यूएस के कमांडर जो हैं वो इंडिया आए हुए हैं, और क्वाड की बात हुई तो उन्होंने फिर सिंपल सा स्टेटमेंट दिया कि क्वाड ग्रुपिंग जो है ना, 4 नेशन का ग्रुपिंग है, वो एक डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट है, एंड दिस कोलैबोरेशन विल शेयर द इंफॉर्मेशन ऑन मैरीटाइम, अंडरसी डोमेन अवेयरनेस, एंड अदर ओशियन या मैरीटाइम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और जो मैरीटाइम को इम्पैक्ट पहुंचाएंगे नेगेटिव तरीके से, फ्री ट्रेड को रोकेंगे, तो उसको क्वाड काउंटर करेगा। तो इनडायरेक्टली उन्होंने चाइना को बोला है कि अगर आप काउंटर करते हो मैरीटाइम सिक्योरिटी को, तो आपको परेशानी हो जाएगी, क्वाड उसको काउंटर करेगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ आईबी, इंफॉर्मेशन ब्यूरो ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि एफएम रेडियो के चैनल्स पर आप वल्गर और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को यूज नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो भाई आपको पीनल एक्शन लग जाएगा, मतलब आपके ऊपर पीनल एक्शन अट्रैक्ट होगा। और मिनिस्ट्री ने बोला है कि हमारे पास पावर है अंडर द ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट, कि इवन आपके ऊपर
सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, प्रोहिबिट किया जा सकता है और सस्पेंड किया जा सकता है आपके चैनल को, एफएम रेडियो चैनल को। मूविंग फर्दर, सो मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, उन्होंने बोला है गति शक्ति सब लोग अडॉप्ट करें, इवन स्टेट्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है गति शक्ति है क्या। मैंने समझाया है, बहुत बार समझाया है, और कितनी मिनिस्ट्रीज को इंटीग्रेट करेगा ये, ठीक है। What is the Gati Shakti? Write in the comment box, and how many ministries will integrate under this Gati Shakti? Moving further on the world news, so वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट। अब कार्गो एयरक्राफ्ट का मतलब होता है जैसे कि रेलवेज, तो रेलवे में क्या होता है, गुड्स ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेन होती है। गुड्स ट्रेन का मतलब कि आप गुड्स को डिलीवर करते हो एक जगह से दूसरी जगह। आपने देखा होगा ट्रेनें मालगाड़ी से बोलते हैं, तो अब वैसे ही माल जहाज बोल सकते हो। तो कार्गो इज समथिंग जिसमें पैसेंजर्स हैं, जिसमें आप आइटम डिलीवर्स करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो कार्गो प्लेन है था, सॉरी, एंटोनोव AN 225 एयरक्राफ्ट को अब एक तरीके से बहुत उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया रशिया अटैक के द्वारा, एंड वो अब कभी भी फ्लाई नहीं कर पाएगा। एंड उसको मारिया के नाम से भी जाना जाता था, विथ 6 इंजन एंड 84 मीटर लॉन्ग। ओके, ये जरूर लिख लेना। मूविंग फर्दर, एक जगह नोटबुक में लिख लेना आगे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो प्लेन डिस्ट्रॉयड बाय रशिया। मूविंग फर्दर, सो यूक्रेन ने एप्लीकेशन भेज दी है ईयू को कि हम ईयू के पार्ट बनना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन के पार्ट बनना चाहते हैं, और ईयू के पार्ट बनते ही हम फिर रशिया को काउंटर इजीली कर जाएंगे। क्योंकि जब ईयू बन जाएगा तो इसका मतलब है कि ब्रिटेन सॉरी नहीं, फ्रांस, जर्मनी, ये सब की लाइबिलिटी बन जाएगी कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करें, क्योंकि ईयू के अंडर एक एंटिटी ही माना जाएगा। मतलब अगर आपने यूक्रेन पे अटैक किया, इसका मतलब है आपने जर्मनी और फ्रांस पे अटैक किया है। तो उनका एक तरीके से अर्ज है टू दी यूक्रेन, टू दी यूरोपियन यूनियन, क्या आप हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना लीजिए। लेट्स सी क्या होता है। सो टर्की ने दो स्टेट्स को ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, अगर आप वर्ल्ड मैप खोल के देखोगे ना, अभी थोड़ा आपका रशिया और यूरोप वाला पार्ट, तो ये टर्की है ना, ये टर्की है। तो और ये छोटा सा एक लैंड है, ये भी टर्की कंट्रोल में ही आता है। एंड ये है ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है। ये आपका सी ऑफ मारमार है, यहाँ पर सी ऑफ मारमार है यहाँ पर, एंड यहाँ पर एगन सी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका यूक्रेन है और रशिया है, यहाँ पर ये पूरा रशिया ऐसे। अब होता क्या है कि यहाँ से ये स्टेट्स हैं, तो आप यहाँ से कॉमर्शियल शिप्स फ्लो कर सकते हो, क्योंकि टर्की की टेरिटरी लगती है। तो टर्की ने 1936 में मॉन्टेक्स कन्वेंशन हुआ था, उसके बोल दिया था कि कॉमर्शियल शिप को हम फ्री मूवमेंट देंगे अगर पीस टाइम के द्वारा, पीस टाइम में। लेकिन अब वॉर चल रही है, तो यूक्रेन ने अर्ज किया है टर्की से कि भैया आप इन स्टेट्स को बंद कर दो, रशिया की शिप्स को एंटर नहीं करने दो। एंड टर्की फंसा हुआ है, क्योंकि टर्की के रिलेशंस दोनों कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ भी और रशिया के साथ भी। लेट्स सी टर्की इस पे क्या स्टेप लेती है। तो टर्की शायद ब्लॉक कर दे, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। मूविंग फर्दर, बिजनेस न्यूज में आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है फ्रॉम आर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। सो हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे।